हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका रीजनिंग की इस क्लास में। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई लिखाई भी अच्छे ढंग से चल रही होगी। आज की इस क्लास में हम एक ऐसे टॉपिक की शुरुआत कर रहे हैं जिस टॉपिक से हर एक स्टूडेंट को डर लगता है। जब मैं भी प्रिपरेशन कर रहा था, मैं भी तैयारी कर रहा था, तो मुझे भी इस टॉपिक से बहुत डर लगता था। इस टॉपिक से बहुत डर लगता था क्योंकि बहुत अजीब सा टॉपिक है। और हमें पढ़ाया था जिससे हमने सीखा था, उसने भी हमें क्या किया था, ऐसे गोले बना बना के पढ़ाया था। वेन डायग्राम से हमें क्या पढ़ाया था, सिलोजिज्म पढ़ाया था, न्याय निगमन पढ़ाया था। इस वेन डायग्राम से इस टॉपिक को करने में बहुत सारे मतलब कि 50% क्वेश्चन सही होने के चांस है और 50% ही क्वेश्चन गलत होने के चांस है। फिर हमने और कहीं से देखा, समझा, चीजें समझी। फिर बाद में हमारे पास इस चैप्टर की या इस टॉपिक की ऐसी ट्रिक है जिसमें आपको 100% क्वेश्चन ठीक होने के चांस आपके सामने रहेंगे। 1% भी ऐसा नहीं होगा कि आपके सामने क्वेश्चन गलत होगा। बस इसमें आपको दो या तीन क्लास में जितने मैं आपको कॉन्सेप्ट दूंगा, उन कॉन्सेप्ट को ध्यान से सुनना है, याद करना है। उसके बाद आप किसी भी एग्जाम का क्वेश्चन उठा लेना। आप प्रीवियस ईयर के जितने भी क्वेश्चन होंगे सिलोजिज्म के, उठा के देख लेना। एक भी क्वेश्चन अगर आपसे मिस हो जाए तब बोलना। बस कंडीशन ये है, आपको 2 से 3 क्लास जो हमारी होंगी वो ध्यान से देखनी पड़ेगी, ठीक है? क्योंकि ये पूरा का पूरा टॉपिक कैसे हम करेंगे, मैथमेटिक्स से। क्योंकि ये पूरा का पूरा टॉपिक मैथमेटिकल पर आधारित है, ठीक है? पूरा गणित है, पूरा समझना है। यदि एक बार आप ये गणित समझ गए तो जिंदगी भर आप वेन डायग्राम से सिलोजिज्म नहीं करोगे। वेन डायग्राम से आप सिलोजिज्म नहीं करोगे। बस कंडीशन यही है, आपको थोड़ा ध्यान से देखना है और समझना है। 2 क्लास लगेगी, तीसरी क्लास में आप क्वेश्चन यू सॉल्व करोगे, यू मिनटों में। देखो 2 क्लास तो बिल्कुल लगेंगी कम से कम। जब 2 क्लास के बाद तीसरी क्लास चलेगी ना, तो आप कहोगे सर मैं भी इस टॉपिक को खड़ा होकर पढ़ा सकता हूं, मैं भी इस टॉपिक को खड़ा होकर पढ़ा सकता हूं, इसी प्रकार से पढ़ा सकता हूं। और आप वेन डायग्राम भूल जाओगे सिलोजिज्म से, ठीक है? तो अब शुरुआत करते हैं हम अपने सिलोजिज्म, जिसे कहते हैं न्याय निगमन। हिंदी में कहते हैं न्याय निगमन कहते हैं। ये जो सिलोजिज्म है, एक बार पूछा था ये किस भाषा का शब्द है, तो सिलोजिज्म हमारा ग्रीक भाषा का शब्द है। किस भाषा का? ग्रीक। सिलोजिज्म हमारा ग्रीक भाषा का शब्द है, जिसका अर्थ है एक या एक से अधिक कथन। इस सिलोजिज्म का मतलब है एक या एक से अधिक कथनों, या इसे कथनों को ही कहते हैं आधार वाक्य, या इसे ही कहते हैं स्टेटमेंट, या इसको ही कहते हैं तर्क वाक्य। एक या एक से अधिक कथनों, आधार वाक्य, स्टेटमेंट या तर्क वाक्यों को कहने से वैध निष्कर्ष निकालने के तरीके को न्याय निगमन कहते हैं। सिलोजिज्म कहते हैं न्याय निगमन। ये इसकी डेफिनेशन है, क्योंकि हमें एक चीज समझ के चलनी है कि न्याय निगमन होता क्या है। यदि आप ये चीजें समझ गए ना एक बार से, आपको कभी जिंदगी में न्याय निगमन या सिलोजिज्म दोबारा से पढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो न्याय निगमन क्या होता है? एक या एक से अधिक कथन, आधार वाक्य को कहना तथा उससे वैध निष्कर्ष निकालने के तरीकों को न्याय निगमन कहते हैं। समझ में आया होगा ना? यानी कि एक या एक से अधिक बात को कहना और उस बात से सही आंसर निकालने की प्रोसेस को न्याय निगमन कहते हैं। यदि आपको अपनी लैंग्वेज में इसको लिखना है तो आप कैसे लिखोगे? एक या एक से अधिक बात को कहना, एक या एक से अधिक कथन, कथन का मतलब हो गया क्वेश्चन,
एक या एक से अधिक कथन या क्वेश्चन को बोलते हैं आधार वाक्य, इसे ही बोलते हैं स्टेटमेंट को कहना, तथा उससे वैध आंसर, आंसर को कहते हैं निष्कर्ष, कंक्लूजन, उससे वैध निष्कर्ष निकालने के तरीकों को क्या कहते हैं, न्याय निगमन कहते हैं। इस डेफिनेशन को याद रखना, कभी भूलना मत, बहुत काम आएगी डेफिनेशन, ये डेफिनेशन आपके बहुत काम आएगी। तो आपसे कभी किसी ने पूछ लिया कि न्याय निगमन होता क्या है, तो आप क्या कहोगे, एक या एक से अधिक कथन, आधार वाक्य, स्टेटमेंट या तर्क वाक्य को कहना तथा उससे वैध निष्कर्ष यानी कि वैलिड कंक्लूजन निकालने की प्रोसेस को, तरीके को हम क्या कहते हैं, न्याय निगमन कहते हैं। तो ये थी न्याय निगमन की डेफिनेशन। पूछेगा कि सिलोजिज्म होता है, ये किस भाषा का शब्द है, ग्रीक भाषा का शब्द है, जिसका मतलब होता है अपनी बात को कहना, उससे वैध निष्कर्ष निकालने को ही क्या कहते हैं, न्याय निगमन कहते हैं। अब इस न्याय निगमन में हम पढ़ेंगे क्या क्या, इस न्याय निगमन या सिलोजिज्म में हम किन किन बातों के ऊपर अपनी बात करेंगे। तो हम सबसे पहले बात देखेंगे टर्म्स। हम देखेंगे कि ये जो सिलोजिज्म होता है इसमें टर्म्स क्या क्या होती है, किस प्रकार की इसमें टर्म्स होती है। ठीक है, पहली बात तो करेंगे हम टर्म्स के ऊपर। दूसरी बात करेंगे हम स्टेटमेंट टाइप, यानी कि जो स्टेटमेंट होते हैं ना, जो आधार वाक्य होते हैं, ये कितने प्रकार के होते हैं, यानी कि स्टेटमेंट, इसे लिख सकते हैं हम टाइप ऑफ स्टेटमेंट, यानी कि जो हमारे आधार वाक्य होते हैं ये किस किस प्रकार के होते हैं। तीसरा हम सीखेंगे इसमें सिक्स रिलेशन, हम निकालना सीखेंगे इसमें सिक्स रिलेशन। पहले हम टर्म्स देखेंगे, फिर हम टाइप्स ऑफ स्टेटमेंट यानी कि जो हमारे कथन है, आधार वाक्य है, इसके टाइप्स क्या क्या होते हैं, सिक्स रिलेशन। चौथा सीखेंगे हम इसमें ROC, रूल ऑफ एडजस्टमेंट, फिर निकाल लेंगे हम ROA, जिसे कहते हैं रूल ऑफ एडजस्टमेंट, यानी कि समायोजन का सिद्धांत, इसे हिंदी में बोलते हैं समायोजन का सिद्धांत। ठीक है, तीसरा करेंगे हम पांचवा इसमें हम सीखेंगे रूल ऑफ कन्वर्सेशन, ROC, रूल ऑफ कन्वर्सेशन, रूपांतरण का सिद्धांत। ठीक है, और इसमें अगला सीखेंगे रूल ऑफ कमेंट्री, छठा देखेंगे रूल ऑफ COM, रूल ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री, रूल ऑफ कन्वर्सेशन, रूल ऑफ एडजस्टमेंट, सिक्स रिलेशन, टाइप्स ऑफ वाक्य, स्टेटमेंट और टर्म्स। यदि आप इन 6 टर्म्स को आप सीख गए, यदि आपने सिलोजिज्म में ये 6 टाइप्स आपने समझ लिए ना, तो आप कोई सा भी वाक्य उठा लेना, किसी भी पर कोई सा भी क्वेश्चन उठा लेना, कितने भी बड़ा क्वेश्चन उठा लेना, कभी क्वेश्चन वो आपसे मिस नहीं होगा। हमें बस ये एक तो सीखना है टर्म्स ऑफ स्टेटमेंट, यानी कि वाक्यों के प्रकार, फिर समझना है कि स्टेटमेंट किस प्रकार से स्टेटमेंट होती है, फिर हमें देखना है इन स्टेटमेंट में ही रिलेशन बनेंगे, उसमें से 6 रिलेशन हमारे क्या होंगे, इस सिलोजिज्म में बहुत इंपॉर्टेंट भूमिका निभाएंगे। फिर हम 6 रिलेशन देखेंगे। जब आप इतना सीख लोगे तो आपका क्या हो जाएगा, 50% आपका कंप्लीट। छोटे मोटे क्वेश्चन तो आप हवा में उड़ा दोगे, यदि आपने 3 सीख लिए तो छोटे मोटे क्वेश्चन आप हवा में उड़ा दोगे। फिर जब आप रूल ऑफ एडजस्टमेंट सीखोगे तो 30% आपका यहां से हो जाएगा, यानी कि इन 4 से आप लगभग 80% क्वेश्चन सोल्व कर दोगे। जब आपसे 80% आ जाएगा ना, तो 20% तो आप यूं चुटकियों में उड़ा दोगे। ठीक है, फिर जब आप रूल ऑफ एडजस्टमेंट यानी कि समायोजन का सिद्धांत सीख लोगे तो आपका 80% चैप्टर कंप्लीट। फिर रूल ऑफ कन्वर्सेशन कर लोगे तो 20 तुम्हारा लगभग 18% आपका यहां से हो जाएगा। 2% आप रूल ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री से आपका होगा।
तो देखो ये था हमारा एक चार्ट था जिस चार्ट की मदद से हम इस सिलोजिज्म को पढ़ेंगे, इसको समझेंगे। और जहां एक बार हमने समझा फिर तो हवा हवाई कर देंगे हम इस चैप्टर को, लोहा बना देंगे लोहा। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं टर्म्स कि जो हमारा सिलोजिज्म होता है इसमें क्या क्या टर्म्स होती है। तो पहला हमारा टर्म्स होगा, फिर हमारा स्टेटमेंट होगा। ठीक है, तो ये इतने का आप स्क्रीनशॉट लो, फिर आगे बढ़ते हैं हम। इसके बाद क्या करते हैं, हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो हेडिंग डाल लो टर्म्स। हेडिंग क्या डालोगे, तो हेडिंग डालोगे आप इसमें टर्म्स। इसमें आप हेडिंग डालो टर्म्स। देखो टर्म्स क्या क्या होती है इसमें, यानी कि किस प्रकार से सिलोजिज्म बनता है। तो इसमें आपको दो टर्म्स देखने को मिलेंगी, दो प्रकार से आपको चीजें देखने को मिलेंगी। इस प्रकार से आपने पढ़ा होगा ना, क्वेश्चन का क्या देते हैं, आंसर। इसी प्रकार से इसमें होती है। इसमें एक टर्म्स होती है जिसे कहते हैं कथन। कथन का ही दूसरा नाम है तर्कवाक्य। तर्कवाक्य को ही कहते हैं आधार वाक्य। इसे ही कहते हैं स्टेटमेंट। ठीक है, तो आपको पहली टर्म देखने को मिलेगी न्याय वाक्य, या इसको ही बोलते हैं न्याय वाक्य। ये 5 टर्म आपको देखने को मिलेगी एक साइड। कौन कौन सी टर्म है, एक साइड आपको टर्म्स देखने को मिलेगी, या तो आपको मिलेगा कि कथन देखने को मिलेगा। अभी समझो, बस अभी क्वेश्चन नहीं सोल्व करने, अभी समझो। एक टर्म्स होती है सिलोजिज्म की, यहां लिख दो टर्म्स, TREMS। तो एक टर्म्स होती है जिसको कहते हैं कथन, या इस कथन को ही कहते हैं तर्कवाक्य। इस तर्कवाक्य को कहते हैं आधार वाक्य। ठीक है, इसे ही कहते हैं स्टेटमेंट। आप देखते हो ना, इससे एक स्टेटमेंट दे दी, उससे कंक्लूजन निकालना है हमें, तो ये होती है टर्म्स इसकी। तो स्टेटमेंट या इसे कहते हैं न्याय वाक्य। ठीक है, तो एक टर्म्स तो हमारी ये होंगी। अब इन टर्म्स से हमें कंक्लूजन निकालना है, निष्कर्ष निकालना है। इन टर्म्स से हमें क्या करना है, कंक्लूजन निकालना है, निष्कर्ष निकालना है। तो निष्कर्ष आप कैसे निकाल लोगे, तो आप निष्कर्ष निकाल लोगे इससे निकाल लोगे निष्कर्ष आप इस प्रकार से। कैसे, एक या एक से अधिक, एक या एक से अधिक, आप इसमें से कोई सा भी टर्म्स लिख सकते हो। एक या एक से अधिक कथन, आप यहां कथन लिख सकते हो, तर्क वाक्य लिख सकते हो, आधार वाक्य, स्टेटमेंट, न्याय वाक्य। आप लिखोगे एक या एक से अधिक कथन या स्टेटमेंट को, एक या एक से अधिक कथन या स्टेटमेंट को यहां पे एक इस प्रकार डब्बा बनाओ, उसमें लिखना है एक या एक से अधिक कथन, स्टेटमेंट, आधार वाक्य, न्याय वाक्य, कुछ भी लिख सकते हो। एक साथ कहकर वैध निष्कर्ष निकालने की क्रिया को एक या एक से अधिक कथन, तर्कवाक्य, आधार वाक्य, स्टेटमेंट या न्याय वाक्य, यहां पे आप कुछ भी लिख सकते हो। आप एक साथ कहना है, एक साथ कहकर उनसे जो वैध निष्कर्ष निकलेगा, उस वैध निष्कर्ष को ही कहते हैं हम, वैध निष्कर्ष जो निकलेगा, इस वैध निष्कर्ष को ही कहते हैं हम सिलोजिज्म कहते हैं, या कहते हैं न्याय निगमन। ठीक है, यानी कि एक साथ एक से अधिक क्वेश्चन करना और उन क्वेश्चन का आपको वैलिड रीजन निकाल के आंसर देने, इस प्रोसेस को ही हम क्या कहते हैं, न्याय निगमन कहते हैं, सिलोजिज्म कहते हैं। एक बार और समझो, एक या एक से अधिक कथन या स्टेटमेंट या तर्कवाक्य या न्याय वाक्य या आधार वाक्य को एक साथ कहना,
कहने के पश्चात उससे वैध निष्कर्ष, यहां क्या आएगा, निष्कर्ष, उससे वैध निष्कर्ष, वैध निष्कर्ष निकालने की क्रिया को सिलोजिज्म कहते हैं, न्याय निगमन कहते हैं। ठीक है, तो समझ में आएगा ना। इसमें दो टर्म आपको क्या देखने को मिलेगी, एक टर्म आपको मिलेगा कथन, तर्क वाक्य, आधार वाक्य, स्टेटमेंट, न्याय वाक्य। दूसरी टर्म देखने को मिलेगी आपको निष्कर्ष। इन टर्म्स से, ये जो पहली टर्म्स है कथन से, इन कथनों से आप एक साथ कहोगे, कहने के पश्चात आप वैध निष्कर्ष निकालोगे। इस वैध निष्कर्ष को ही कहते हैं सिलोजिज्म। क्या कहते हैं हम इसको, इसको कहते हैं हम सिलोजिज्म कहते हैं। ठीक है, तो समझ में आया होगा ना। तो दो टर्म्स आपको कौन कौन सी मिलेगी, एक टर्म में तो आपको ये सब कुछ देखने को मिलेगा, एक टर्म में आपको निष्कर्ष देखने को मिलेगा। आपको इस टर्म को एक साथ कहना है और इससे वैध निष्कर्ष निकालना है, और इस पूरे प्रोसेस को ही कहते हैं न्याय वाक्य या सिलोजिज्म कहते हैं। तो जो पहली हेडिंग डाली थी हमने टर्म्स, तो वो तो आपकी समझ में आई होंगी। यदि समझ में आई हो तो वीडियो को लाइक करना, क्योंकि आपके एक लाइक से हमारा भी हौसला बढ़ता है, आपके लाइक और शेयर से हमारा भी हौसला बढ़ता है। ठीक है, आप लाइक करोगे हम और अच्छा कंटेंट आपको ला के देंगे। ठीक है, तो ये थी दो टर्म्स जो हमारे सिलोजिज्म न्याय वाक्य में देखने को मिलेगी। ठीक है, अब इसके बाद जो अगली हेडिंग होगी वो होगी टाइप्स ऑफ स्टेटमेंट, यानी कि वाक्य किस प्रकार से बनता है। ये जो कथन है ना, ये किस, इसमें आपको क्या क्या देखने को मिलेगा। ठीक है, इसमें आपको क्या क्या देखने को मिलेगा। अब हेडिंग डालो अगली, टाइप ऑफ स्टेटमेंट। टाइप ऑफ स्टेटमेंट यानी कि टाइप ऑफ स्टेटमेंट। टाइप ऑफ स्टेटमेंट का मतलब हो गया एक वाक्य में आपको क्या क्या देखने को मिलेगा। उसने आपको एक स्टेटमेंट दी, आपको उसमें स्टेटमेंट में आपको क्या क्या देखना है, आपको उस स्टेटमेंट में आपको क्या क्या देखना है, वो उसके बारे में आपको हम बात करते हैं। जो आपके सामने स्टेटमेंट देगा उसमें आपको तीन चीजें देखने को मिलेंगी। एक तो देखने को मिलेगा सब्जेक्ट टर्म, ठीक है। दूसरा देखने को मिलेगा प्रीडिकेट टर्म, इसको हिंदी में लिख देते हैं। एक तो मिलेगा आपको उद्देश्य पद, क्या देखने को मिलेगा, एक तो मिलेगा उद्देश्य पद, दूसरा मिलेगा विधेय पद, तीसरा मिलेगा आपको मध्य पद। ये जो हमारी स्टेटमेंट बनती है ना, जो हमारे स्टेटमेंट के प्रकार होते हैं, वो स्टेटमेंट इन तीन टर्म से मिलकर बनती है। क्या क्या, एक तो एक वाक्य में आपको मिलेगा सब्जेक्ट टर्म मिलेगी आपको, दूसरी मिलेगी प्रीडिकेट, तीसरी मिलेगी आपको मिडिल टर्म। इन तीन टर्म्स को ये आपको समझना है कि जो आप स्टेटमेंट देखोगे ना, तो उस स्टेटमेंट में आपको तीन चीजें देखने को मिलेंगी, उद्देश्य पद, विधेय पद, मध्य पद, सब्जेक्ट टर्म, प्रीडिकेट टर्म और मिडिल टर्म। ठीक है, इन टर्म्स को आप समझ गए ना, तो आपका बहुत कुछ आपका क्या हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा। जैसे मैं एक वाक्य लिखता हूं, उसमें बताता हूं मैं उद्देश्य और विधेय क्या होता है। वैसे तो आप सभी को पता है कि उद्देश्य और विधेय क्या होते हैं, क्योंकि जब आप हिंदी पढ़ते हो ना, तो उसमें आता है वाक्यों के प्रकार। तो वाक्यों के प्रकार में एक सब्जेक्ट होता है, दो और प्रीडिकेट होते हैं। ठीक है, जैसे मैंने लिखा सोहन होशियार लड़का है, मैंने सपोज करो ये एक स्टेटमेंट है, ये क्या है, एक न्याय वाक्य है। ये क्या है, न्याय वाक्य, या बोल दो उसको ये एक स्टेटमेंट है। ये क्या है, एक स्टेटमेंट है। इस स्टेटमेंट में आपको उद्देश्य भी देखना है और विधेय भी देखना है। वैसे तो मुझे पता, आप सभी को पता है इसमें उद्देश्य क्या है, विधेय क्या है। ठीक है, तो उसमें उद्देश्य कैसे निकालोगे, तो आपको उद्देश्य कैसे निकाल लोगे,
जिसके बारे में कोई बात कही गई हो, स्टेटमेंट में या कथन में जिसके बारे में कोई बात कही गई हो, जिसके बारे में कोई बात बोली गई हो। कथन या स्टेटमेंट में जिसके बारे में कोई बात बोली गई हो। अब किसके बारे में बोली गई? होशियार लड़का कौन है? सोहन है। तो बात किसके बारे में बोली जा रही? सोहन के बारे में। तो इस वाक्य में हमारा सब्जेक्ट क्या हुआ? सब्जेक्ट यानी कि जिसके बारे में कोई बात या कोई स्टेटमेंट कही जा रही हो उसे क्या कहते हैं? सब्जेक्ट। तो इस वाक्य में सब्जेक्ट क्या हो गया हमारा? तो इस वाक्य में सब्जेक्ट हो गया हमारा सोहन। तो यदि हमें यहाँ पे देखना है सब इस स्टेटमेंट में सब्जेक्ट क्या है हमारा, तो सब्जेक्ट है हमारा सोहन। यदि हम एक स्टेटमेंट और लिखते हैं यहां पे इस प्रकार से, अगली लिखते हैं हम इस प्रकार से, घोड़ा तेज दौड़ता है। तो मुझे एक बात बताओ, किसके बारे में कोई बात कही जा रही है? कौन तेज दौड़ता है भाई? कौन तेज दौड़ता है? घोड़ा तेज दौड़ता है। तो जो तेज दौड़ता है वही तो सब्जेक्ट हो गया। इसमें सब्जेक्ट कौन है? किसके बारे में बात कही जा रही है? कौन तेज दौड़ रहा है? भाई घोड़ा तेज दौड़ रहा है। तो घोड़ा क्या हो गया? तो हमारा घोड़ा क्या हो गया? सब्जेक्ट हो गया। तो इस प्रकार से आपको ध्यान रखना है इसमें सब्जेक्ट क्या होता है, वाक्य में स्टेटमेंट में सब्जेक्ट क्या होता है। ठीक है, तो फिर अगली टर्म से देखते हैं। आई होप आपके सब्जेक्ट तो समझ में आया होगा। उद्देश्य पद क्या होता है? अगला आता है हमारा विधेय पद, यानी कि प्रीडिकेट टर्म्स। ठीक है, तो जो हमारा विधेय पद होता है वो क्या होता है? वो होता है हमारा उद्देश्य पद की विशेषता बताने वाली, उद्देश्य पद की विशेषता बताने वाले शब्द को विधेय पद कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? विधेय पद कहते हैं या प्रेडिकेट टर्म्स कहते हैं। अब मुझे एक बात बताओ, हमें पता सब्जेक्ट तो सोहन होगा और घोड़ा होगा। सोहन की विशेषता क्या है? यही तो बात कही इसने, उद्देश्य की विशेषता बताने वाले शब्द को विधेय कहते हैं। सोहन की विशेषता क्या है? कि भाई वो होशियार क्या है? लड़का है, होशियार लड़का है। बाकी पूरा का पूरा वाक्य क्या बन गया? विधेय पद बन गया। घोड़ा क्या करता है? तेज दौड़ता है। ये क्या होगी? घोड़े की विशेषता होगी। तो यही क्या हो गया? विधेय पद हो गया। ठीक है, तो सब्जेक्ट और प्रीडिकेट आई होप आपकी समझ में आया होगा। इसके बाद आते हैं हमारी मिडिल टर्म। इसके बाद आती है मिडिल टर्म। क्या आता है हमारा? मिडिल टर्म या मध्य पद। मध्य पद आप कैसे निकालोगे? तो मध्य पद जो होता है ना, ये स्वतंत्र नहीं होता। ये तो सारे क्या होते हैं? स्वतंत्र। इसे तो आप एक वाक्य में निकाल सकते हो, दो वाक्य में निकाल सकते हो। सब्जेक्ट और प्रीडिकेट को, सब्जेक्ट और प्रीडिकेट को आप क्या कर सकते हो? एक स्टेटमेंट में भी निकाल सकते हो, दो स्टेटमेंट में भी निकाल सकते हो, दो से अधिक में भी निकाल सकते हो। लेकिन जो मध्य पद होती है ना, जो मिडिल टर्म होती है, यह स्वतंत्र अवस्था में नहीं होती। स्वतंत्र अवस्था में नहीं होती। मिडिल टर्म निकालने के लिए कम से कम दो स्टेटमेंट का होना अनिवार्य है। क्या लिखोगे? मध्य पद निकालने के लिए, मध्य पद निकालने के लिए दो या दो से अधिक स्टेटमेंट का होना अनिवार्य है। यदि आपको किसी स्टेटमेंट में मिडिल टर्म देखनी है ना, तो मिडिल टर्म देखने के लिए कम से कम दो
या दो से अधिक स्टेटमेंट का होना क्या है, अनिवार्य है। लेकिन जब आप सब्जेक्ट और प्रीडिकेट निकालोगे उसमें कोई ऐसी कंडीशन नहीं है कि आपके सामने दो स्टेटमेंट होनी चाहिए। आप एक स्टेटमेंट में भी सब्जेक्ट और प्रीडिकेट निकाल सकते हो, लेकिन जो मिडिल टर्म होती है उसके लिए कम से कम दो स्टेटमेंट का होना क्या है, अनिवार्य है। क्या है, अनिवार्य है। ठीक है, अब इसके देखो, अब यहीं से ही जिस प्रकार से हमने इन दो वाक्यों में क्या करा, सब्जेक्ट प्रीडिकेट ढूंढा, इस प्रकार से मिडिल टर्म का भी मैं एक एग्जांपल बता देता हूं। जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे आप सब कुछ निकालना सीख दोगे। जैसे मैंने लिखा, मैंने एक स्टेटमेंट लिखी, यहां पे स्टेटमेंट है मोहन होशियार है। मोहन होशियार है। आपको पता है एक स्टेटमेंट से तो कभी मिडिल टर्म निकलने के लिए उसके लिए दो से अधिक स्टेटमेंट का होना, या तो दो हो या दो से अधिक हो। एक स्टेटमेंट तो हमें को ये दी, दूसरी स्टेटमेंट दी उसने होशियार भारतीय है। होशियार भारतीय है, ये होगी स्टेटमेंट नंबर 2। अब इनसे आपको क्या निकालना है, मिडिल टर्म निकालनी है। क्या निकालनी है, मिडिल टर्म निकालनी है। सबसे पहले आप इसमें ढूंढो सब्जेक्ट और प्रीडिकेट क्या क्या है। तो किसके, होशियार कौन है, होशियार है मोहन, तो मोहन क्या हो गया, सब्जेक्ट। तो मोहन क्या हो गया, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट की विशेषता क्या है, होशियार है, तो ये हो गया प्रीडिकेट, यानी कि ये हो गया उद्देश्य, ये हो गया विधेय। पहली स्टेटमेंट में तो आपने सब्जेक्ट और प्रीडिकेट ढूंढ लिया, इसी प्रकार से आपको दूसरी स्टेटमेंट में भी ढूंढना है। देखो भारतीयों की विशेषता क्या है, किसके बारे में एक बात कही जा रही है, होशियार कौन है, भारतीय। तो होशियार हो गया सब्जेक्ट और भारतीय हो गया प्रीडिकेट। ठीक है, तो यहीं से ही आप मिडिल टर्म कैसे निकाल लोगे। मिडिल टर्म निकलती है पहली स्टेटमेंट का, यहां पे लिखना कंडीशन, प्रथम स्टेटमेंट का, ऐसे लिखना, पहली स्टेटमेंट का प्रीडिकेट टर्म्स या विधेय टर्म, विधेय पद, दूसरी स्टेटमेंट का उद्देश्य पद। जब ये दोनों समान होते हैं ना, पहली स्टेटमेंट का तो विधेय पद प्रीडिकेट, दूसरी टर्म का सब्जेक्ट, जब क्या होते हैं, समान होते हैं, ये दोनों क्या होते हैं, एक समान होते हैं, उसे कहते हैं वैलिड मिडिल टर्म। उसे क्या कहते हैं, उसे कहते हैं वैलिड मिडिल टर्म। देखो पहले का प्रीडिकेट दूसरे का सब्जेक्ट बराबर है, बिल्कुल बराबर है, बराबर है, तो इसे कहते हैं वैलिड मिडिल टर्म। पहली स्टेटमेंट का प्रीडिकेट दूसरी स्टेटमेंट का सब्जेक्ट, जब दोनों क्या हो, सेम होते हैं ना, तो इसे ही कहते हैं वैलिड मिडिल टर्म। क्या कहते हैं, वैलिड मिडिल टर्म। तो एक वाक्य में जो एक स्टेटमेंट होती है, इसमें आपको स्टेटमेंट बनती है वो तीन प्रकार से बनती है। एक तो उसमें होता है सब्जेक्ट, दूसरा होता है विधेय, तीसरा होता है मिडिल टर्म। तो आई होप आपको सब्जेक्ट, प्रीडिकेट और मिडिल टर्म समझ में आई होगी। क्या हो गया, सब्जेक्ट, प्रीडिकेट और मिडिल टर्म किस प्रकार से निकालनी है, आई होप आपकी समझ में आई होगी। ठीक है, तो अब इससे आगे बढ़ते हैं। अब क्या करते हैं, इससे आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं आगे क्या क्या कंडीशन बनती है। अब आप हेडिंग डालो एक वैलिड मिडिल टर्म। एक बार मैं और समझा देता हूं कि आप मिडिल टर्म किस प्रकार से निकाल लोगे। आपके सामने तीन टाइप के मैं आपको स्टेटमेंट दिखाता हूं, उससे आप पता चल जाएगा कि कैसे निकालनी है।
आप डालो, पहले इसमें डालो राम होशियार है, सोहन होशियार है। एक स्टेटमेंट तो हमारी यह होगी। दूसरी स्टेटमेंट आप लिखना सोहन होशियार है। पहली स्टेटमेंट आपको चेंज करनी पड़ेगी। सोहन होशियार है, होशियार भारतीय है। एक तो आपके इस प्रकार से आपके सामने आएगी, ठीक है। फिर आपके सामने इस प्रकार से आएगी, भारतीय धनी है, एक स्टेटमेंट तो ये रहेगी। दूसरा स्टेटमेंट आपके सामने बनेगी, भारतीय बुद्धिमान है। भारतीय बुद्धिमान है। फिर आपके सामने तीसरी कंडीशन बनेगी। तीसरी बनेगी, सभी व्यक्ति अमीर हैं, और कोई अमीर भारतीय नहीं है। ठीक है, तो ये तीन प्रकार से है। आपको इन तीन में से देखना है कि वैलिड मिडिल टर्म किस में बननी है, सही मध्य पद किस में है। तो आप देखो, इसमें देखा ये क्या हो गया, ये सब्जेक्ट हो गया, ये प्रीडिकेट हो गया, ये सब्जेक्ट, ये प्रीडिकेट। तो देखो मैंने आपको कहा था, जब पहली स्टेटमेंट का प्रीडिकेट और दूसरी स्टेटमेंट का सब्जेक्ट जब दोनों क्या हो जाए, बराबर हो जाए, पहली स्टेटमेंट का प्रीडिकेट और दूसरी स्टेटमेंट का सब्जेक्ट जब समान होते हैं ना, तो इस कंडीशन में बनती है वैलिड मिडिल टर्म्स। तो इस कंडीशन में बनती है हमारी वैलिड मिडिल टर्म्स। अब बताओ, इसमें पहली स्टेटमेंट का तो सब्जेक्ट और दूसरी स्टेटमेंट का प्रीडिकेट, बताओ वैलिड है तो सेम। लेकिन एक बात बताओ, मैंने आपको क्या समझाया है भाई, पहले का तो प्रीडिकेट और दूसरी का सब्जेक्ट सेम होना चाहिए। देखो सेम अभी भी हो रहा है, लेकिन कितने डिग्री के एंगल पे, जब आप देखोगे तो 135 डिग्री के एंगल पे बन रहा है। तो 135 डिग्री के एंगल पे कभी भी वैलिड मिडिल टर्म नहीं बनती, यानी कि 135 डिग्री के कोण पर कभी भी वैलिड मिडिल टर्म नहीं बनती है। तो ये बताओ वैलिड हुई नहीं हुई। फिर अगली स्टेटमेंट में देखा, अगली स्टेटमेंट में हमने देखा सब्जेक्ट, ये भारतीय सब्जेक्ट हो गए, धनी प्रीडिकेट, सब्जेक्ट और प्रीडिकेट, इसमें दोनों ही सब्जेक्ट कॉमन हो रहे हैं, पहली स्टेटमेंट का सब्जेक्ट, दूसरी का स्टेटमेंट का। हमने क्या समझाया था, पहली का प्रीडिकेट, दूसरी का सब्जेक्ट जब सेम होंगे तो क्या होगा, वैलिड। तो उसमें दोनों कितने डिग्री के एंगल पे बनने हैं, तो 90 डिग्री के कोण पर भी वैलिड मिडिल टर्म, यहां पे लिख दो ना, वैलिड मिडिल टर्म नहीं बनती है। तो ये भी क्या होगी, गलत। अब तीसरी पे चलते हैं। हमने देखा सभी व्यक्ति अमीर हैं, किसकी विशेषता बता रहे हैं, व्यक्ति की। तो व्यक्ति क्या होगा, सब्जेक्ट, क्या विशेषता है, अमीर, तो ये होगा प्रीडिकेट। फिर बढ़ो, कोई अमीर भारतीय नहीं है, किसकी विशेषता है, कौन, ये सब्जेक्ट होगा, ये प्रीडिकेट होगा। मैंने क्या कहा था, पहली स्टेटमेंट का प्रीडिकेट, दूसरी का सब्जेक्ट जब दोनों क्या होंगे, बराबर होंगे, तो क्या बनेगी, वैलिड मिडिल टर्म। और एक चीज और ध्यान रखना, जो वैलिड मिडिल टर्म होती है ना, वे हमेशा 45 डिग्री के कोण पर बनती है। तो देखो, इसका प्रीडिकेट और इसका सब्जेक्ट ये क्या हो रहे हैं, सेम हो रहे हैं,
जब आप इस एंगल को देखोगे तो ये बनेगा 45 डिग्री के। तो बताओ 45 डिग्री के जब एंगल पे बना और पहली स्टेटमेंट का प्रेडिकेट और दूसरे का सब्जेक्ट क्या होगा, सेम हो गया, तो यहीं से यही क्या है, तो ये कंडीशन बनती है वैलिड मिडिल टर्म। ये क्या बनती है, ये कंडीशन बनती है वैलिड मिडिल टर्म्स। ये क्या बनती है, तो यही कंडीशन होती है हमारी वैलिड मिडिल टर्म्स। तो आई होप आपको वैलिड मिडिल टर्म्स समझ में आई होगी, आपको किस प्रकार से वैलिड मिडिल टर्म्स निकालनी है। ठीक है, तो आपकी समझ में आया होगा। पहले तो टर्म्स कि इस स्टेट जो हमारा चैप्टर है सिलोजिज्म, इसमें टर्म्स क्या क्या होती है। पहली टर्म्स मैंने आपको सिखाई, न्याय वाक्य, कथन वाक्य, आधार वाक्य, तर्क वाक्य, स्टेटमेंट। इन आधार वाक्य को एक साथ कहना, जो कहने के पश्चात जो वैध निष्कर्ष निकलेगा उसे क्या कहते हैं, सिलोजिज्म कहते हैं। इतनी बात। इसके बाद मैंने आपको समझाया टाइप ऑफ स्टेटमेंट, कि स्टेटमेंट में कितने प्रकार की चीजें बनती हैं। तो स्टेटमेंट में हमें सब्जेक्ट देखने को मिलता है, प्रेडिकेट देखने को मिलता है और वैलिड मिडिल टर्म्स होती हैं। तो सब्जेक्ट मैंने आपको समझा दिया, प्रेडिकेट समझा दिया, और वैलिड मिडिल टर्म्स किस प्रकार से निकालनी है वो चीजें मैंने आपको समझा दी। अब हम बात करते हैं टाइप्स। अब इसके बाद करते हैं स्टेटमेंट के प्रकार। स्टेटमेंट के प्रकार, ठीक है। अब इससे आगे बढ़ते हैं। इसके बाद देखते हैं जो हमारी स्टेटमेंट होती है वे किस प्रकार की होती है। हमारी स्टेटमेंट होती है वो किस प्रकार की होती है। अब इसके बाद करते हैं हम स्टेटमेंट के टाइप। तो जब हम स्टेटमेंट के टाइप की बात करेंगे तो हमें 4 टाइप देखने को मिलेंगे स्टेटमेंट में। हमें क्या देखने को मिलेंगे, 4 टाइप देखने को मिलेंगे स्टेटमेंट में। कौन कौन से, एक टाइप तो होगा ए टाइप, एक टाइप को तो कहेंगे हम ए टाइप, अभी समझाता हूं ए टाइप किसे कहेंगे। दूसरे को कहेंगे हम बी टाइप, ए टाइप हो गया। एक होता है आई टाइप का वाक्य, तीसरी है ई टाइप, ई टाइप। चौथी जो स्टेटमेंट बनेगी वो बनेगी ओ टाइप की। इन 4 टाइप की हमारी स्टेटमेंट बनती है। इन 4 टाइप को ही हमें देखना है। जो हमारा स्टेटमेंट दी जाएगी ना वो 4 प्रकार की दी जाएगी। वो बोल देगा सभी व्यक्ति अमीर हैं, कुछ व्यक्ति अमीर हैं, कोई व्यक्ति अमीर नहीं है, या कुछ व्यक्ति अमीर नहीं है। तो इन्हें हमने 4 टाइप में बांटा। एक को कहेंगे हम ए टाइप, दूसरे को कहेंगे हम आई टाइप, तीसरे को कहेंगे हम ई टाइप, चौथे को कहेंगे हम ओ टाइप। ठीक है, तो इन 4 टाइप से हम देखेंगे कि किसे हम ए टाइप कहेंगे, किसे हम आई टाइप कहेंगे और किसे हम ई टाइप कहेंगे, और किस स्टेटमेंट को हम ओ टाइप कहेंगे। यदि आपने इतना सीख लिया ना तो आपका ये समझ लो 50% क्लियर, और इस चैप्टर का तो लोहा बना देंगे, लोहा। ठीक है, जो हमारा ए टाइप होगा, जो हमारा ए टाइप होगा ना उसमें आता है, वो शुरू होता है, या तो आपको देखने को मिलेगा जो स्टेटमेंट उसमें लिखा होगा सभी, या इंग्लिश में मिलेगा ऑल, या आपको देखा गया हर कोई, या आपको मिलेगा प्रत्येक। यदि कोई स्टेटमेंट इन शब्दों से, ये जो वर्ड है इन वर्ड से स्टार्ट हो रही है ना, तो ये समझ लेना वो वाक्य है ए टाइप का। यदि कोई स्टेटमेंट सभी, ऑल, हर कोई, प्रत्येक इन वर्ड से स्टार्ट हो रही है ना, तो ये समझ लेना वो टाइप है ए टाइप का वाक्य। वो किस टाइप का वाक्य है, ए टाइप का वाक्य है। जैसे मैंने लिखा सभी व्यक्ति अच्छे हैं, सभी व्यक्ति अच्छे हैं। तो मैंने क्या कहा, यदि आपको किसी, ये तो हिंदी में लिख दिया, इंग्लिश में भी लिख देता हूं, ऑल मैन आर गुड,
ये एक स्टेटमेंट मैंने हिंदी में लिखी और एक स्टेटमेंट इंग्लिश में लिखी। तो मैंने क्या बताया आपको, यदि आपको किसी स्टेटमेंट में सभी दिख जा, ऑल दिख जा, हर कोई दिख जाए, प्रत्येक, तो आप यदि आपको ये शब्द, ये वर्ड्स आपको देखने को मिल रहे किसमें, इस स्टेटमेंट में, तो आप क्या कहोगे कि ये वाक्य है किस टाइप का, ए टाइप का। जैसे सभी व्यक्ति अच्छे हैं, तो आप कहोगे सर ने बताया था सभी या ऑल, ये किस टाइप का वाक्य है, ये है ए टाइप का वाक्य। या इंग्लिश में देखने को मिलेगा ऑल मेंस आर गुड, तो ये किस टाइप का वाक्य है, तो ये स्टेटमेंट है ए टाइप की। या आपको देखने को मिलेगी ऑल ए आर बी, ऑल ए आर बी, तो ऑल लग गया तो आप क्या एकदम से लगा दोगे अंदर कि भाई ये तो ए टाइप का वाक्य, ये किस टाइप का वाक्य है, ये ए टाइप का वाक्य है। जब आप इसको वेन डायग्राम से करते हो तो आप किस प्रकार से करते हो, तो आप करते हो सभी व्यक्ति अच्छे हैं, ये तो हो गए अच्छे, और ये बीच में हो गए व्यक्ति, ये क्या होंगे, बीच में आप व्यक्ति को रखते हो, बाहर आप अच्छे को रखते हो। तो इस प्रकार से आप क्या करते हो, वेन डायग्राम से सोल्व करते हो। ऐसा नहीं करना है भाई मेरे बड़े भाई, ऐसा नहीं करना है, हमें दूसरा तरीका है हमारा, और ऐसा तरीका है किसी क्वेश्चन में फेल नहीं होगा, ऐसा तरीका है किसी क्वेश्चन में फेल नहीं होगा। सिर्फ आप एक बार समझ लो, समझने का खेल है, एक बार समझ के लोहा बना देंगे, ठीक है। तो ये किस टाइप का वाक्य होगा, इसे बोलते हैं यूनिवर्सल पॉजिटिव। यानी कि जो ए टाइप का वाक्य होगा ना, वो हमेशा अपने साथ 100% यानी कि 100% पॉजिटिव बात करेगा, अपने साथ 100% क्या करेगा, पॉजिटिव बात करेगा। मैंने कहा सभी विद्यार्थी होशियार हैं, मैंने ये नहीं कहा कि सोहन होशियार है, मैंने कहा सभी होशियार हैं, यानी क्लास में जितने बच्चे बैठे हैं ना, मैं सभी की बात कर रहा हूं, तो इसे कहते हैं यूनिवर्सल पॉजिटिव। तो ये किस क्या बात कर रहा है, 100% पॉजिटिव की बात कर रहा है। जब 100% पॉजिटिव की बात करेगा तो वो किस टाइप का वाक्य होगा, ए टाइप का वाक्य होगा। फिर दूसरा है आई टाइप का वाक्य। तो इस टाइप के जो वाक्य होते हैं ना, वो होते हैं शुरू सम से या कुछ। यदि आपको किसी स्टेटमेंट में सम या कुछ शब्द देखने को मिल गया ना, तो आप क्या कहोगे, सर ये है आई टाइप का वाक्य। जैसे मैं एक स्टेटमेंट लिखता हूं, जैसे यहां तो लिखा मैंने सभी व्यक्ति अच्छे हैं, यहां लिखूंगा मैं कुछ व्यक्ति अच्छे हैं। कुछ व्यक्ति अच्छे हैं, या सम मैन आर गुड, या सम ए आर बी। ये मैंने आपको 3 स्टेटमेंट दी इस प्रकार से, हिंदी में भी है इंग्लिश में भी है, कोई ऐसी बात नहीं। मैंने आपको 3 स्टेटमेंट दी। मैंने कहा कि कुछ व्यक्ति अच्छे हैं, तो आपका दिमाग क्या जाना चाहिए कि सर ये तो आई टाइप का वाक्य है। मैंने कहा सम मैन आर गुड, तो आपका दिमाग कहाँ जाना चाहिए, सर ये तो आई टाइप का वाक्य। मैंने कहा सम ए आर बी, तो आप क्या कहोगे कि ये किस टाइप का वाक्य है, ये आई टाइप का वाक्य है। तो यदि आपको किसी स्टेटमेंट में सम या कुछ शब्द आपको देखने को मिल जाएंगे ना, तो उसे कहते हैं हम आई टाइप का वाक्य। ये तो 100% पॉजिटिव की बात कर रहा है, ये 50% पॉजिटिव की बात कर रहा है। कितने परसेंट पॉजिटिव? मैंने कहा क्लास में कुछ विद्यार्थी होशियार हैं, तो मैंने डायरेक्टली क्या कही आपसे कि भाई कुछ व्यक्ति होशियार हैं, तो मैं इनडायरेक्टली आपको एक बात भी तो कह रहा हूं कि भाई कुछ व्यक्ति होशियार है, कुछ व्यक्ति होशियार नहीं है। कुछ व्यक्ति तो होशियार है, कुछ व्यक्ति तो होशियार नहीं है, लेकिन वो मैं इनडायरेक्टली कह रहा हूं, ठीक है। तो जो आई टाइप का वाक्य होता है ना, वो 50-50 होता है। तो यदि आपको किसी स्टेटमेंट में सम और कुछ शब्द देखने को मिल गया, तो आप क्या कहोगे कि ये किस टाइप का वाक्य है, ये है हमारा आई टाइप का वाक्य, ठीक है। इसके बाद आता है हमारा ई टाइप का, या इसकी भी वेन डायग्राम बना के दिखाऊं। मैंने कहा कुछ व्यक्ति होशियार हैं, एक डायग्राम तो है व्यक्ति का, एक है अच्छे का। ये व्यक्ति हो गया
ये अच्छे होंगे। तो देखो ये जो बीच की है कंडीशन है, ये जो बीच की है, तो इसमें व्यक्ति भी है और अच्छे भी है, यानी कि कुछ व्यक्ति अच्छे हैं, कुछ अच्छे व्यक्ति नहीं है, कुछ व्यक्ति क्या अच्छे नहीं है। तो आप इसे क्या वेन डायग्राम से करते हो, आपका बहुत क्वेश्चन गलत होते हैं। लेकिन हमें ऐसा नहीं करना है, हमें तो इस चैप्टर का लोहा बनाना है, लोहा। फिर इससे अगला आता है हमारा ई टाइप का वाक्य। जो ई टाइप की स्टेटमेंट होती है ना, जो ई टाइप का न्याय वाक्य या आधार वाक्य या तर्क वाक्य या कथन होता है, उसकी शुरुआत होती है कोई नहीं, कोई नहीं या नो, देखने को मिलेगा नो। हिंदी में जब आएगा तो मिलेगा कोई नहीं, इंग्लिश में आएगा तो देखने को मिलेगा नो। इस वाक्य में क्या होता है, इसे कहते हैं यूनिवर्सल पॉजिटिव नेगेटिव, यानी कि हर 100% नेगेटिव बात करता है। जैसे ए टाइप में तो आपको पता पॉजिटिव बात हुई थी, आई टाइप में 50% हुई थी। जो ई टाइप होगी इसमें क्या आएगा, कोई व्यक्ति अच्छा नहीं है, कोई व्यक्ति अच्छा नहीं है। नो मैन आर गुड, नो मैन आर गुड, या मिलेगा नो ए आर बी। तो मैंने आपके सामने आपको 3 स्टेटमेंट देखने को मिलेगी, और मैंने आपको समझाया यदि किसी स्टेटमेंट की शुरुआत कोई नहीं या नो से होती है तो वो किस प्रकार का वाक्य होगा। मैंने कहा कोई व्यक्ति होशियार नहीं है, ये व्यक्ति का होगा, ये होशियार का होगा। ये क्या होगा, व्यक्ति का, ये होशियार का। देखो होशियार का व्यक्ति से कोई संबंध है नहीं है, तो जब 2 स्टेटमेंट का आपस में कोई संबंध नहीं होता तो उस वाक्य की शुरुआत कहां से होती है, कोई नहीं से। और जब आपको किसी स्टेटमेंट में कोई नहीं देखने को मिलेगा तो वो स्टेटमेंट किस टाइप की होती है, तो वो स्टेटमेंट होती है ई टाइप की। तो आपकी समझ में ए टाइप, आई टाइप और ई टाइप आपकी समझ में आया होगा, ठीक है। या इसके बाद आता है ओ टाइप। ओ टाइप की शुरुआत होती है कुछ नहीं, या इंग्लिश में मिलेगा सम नो। या तो आपको कुछ नहीं मिलेगा या सम नो। तो इस प्रकार का जो आपको स्टेटमेंट मिलेगी ओ टाइप में, वो मिलेगी कुछ व्यक्ति अच्छे नहीं है, या सम मैन आर नॉट गुड, या सम ए आर नॉट बी, सम ए आर नॉट बी। तो जब आपको सम नोट दोनों देखने को मिल रहे हैं तो वो किस प्रकार का वाक्य होगा, ओ टाइप का। जब आपको नो, कोई नहीं, ये सब देखने को मिलेगी स्टेटमेंट में, तो किस टाइप का होगा, ई टाइप का होगा। जब आपको केवल सम या कुछ शब्द देखने को मिलेगा लेकिन पॉजिटिव, सम तो इसमें भी है लेकिन इसमें नोट है, कुछ नहीं, कुछ नहीं यानी कि नेगेटिव बात हो रही है, यहां सम है, यहां पॉजिटिव बात हो रही है। तो आपको यही चीज ध्यान रखनी है, ए टाइप का वाक्य कौन सा होगा, आई टाइप का वाक्य कौन सा होगा, ई टाइप का कौन सा होगा, ओ टाइप का कौन सा होगा। आज मैंने इतने बेहतरीन तरीके से आपको ए टाइप, ओ टाइप सब कुछ समझा दिया। आज मैंने आपको इस क्लास में ए टाइप का वाक्य कौन सा होगा, ओ टाइप का कौन सा होगा, बाकी सब कुछ समझा दिया। तो आपको ध्यान रखना है, जब आप स्टेटमेंट पढ़ोगे, जब आप कथन वाक्य पढ़ोगे, तो आपको यही ध्यान रखना है कि वाक्य किस टाइप का है, क्योंकि ये आने वाली जो हमारी 6 रिलेशन बनेंगे ना, वो यहीं से ही बनेंगे कि वाक्य ए टाइप का है, वाक्य आई टाइप का है, वाक्य ई टाइप ई का है या ओ टाइप का है। जब आप इन्हें सबको, क्योंकि स्टेटमेंट ऐसा तो है नहीं वो केवल ए टाइप की देगी, वो ए टाइप के साथ 2 स्टेटमेंट देगा, एक ए टाइप की एक आई टाइप की, या एक आई टाइप की एक ई टाइप की, या एक ई टाइप की या इसके साथ देगा, ओ के साथ ए स्टेटमेंट दे देगा। आपको यही ध्यान रखना है कि कौन सा वाक्य ए टाइप का है,
कौन सा वाक्य ई टाइप का है, कौन सा वाक्य आई टाइप का है, और कौन सा वाक्य ओ टाइप का है। ठीक है, इनसे ही हमारी निकलेगी 6 रिलेशन, क्योंकि स्टेटमेंट एक ए टाइप की देगा, एक आई टाइप की देगा। इन दोनों के आपस में संबंध बनेंगे, रिलेशन बनेंगे, यहीं से ही हम 6 रिलेशन बनाएंगे। ठीक है, तो आई होप आपकी समझ में आया होगा कि वाक्य का जो टाइप होता है वो किस प्रकार से हम डिसाइड करते हैं। तो इसका आप एक स्क्रीनशॉट लो अच्छा सा और नोट कर लो दिमाग में। यहीं से ही हम 5 मिनट का समय होल्ड लेंगे। यहीं से ही मैं एक चीज और समझा देता हूं, 6 रिलेशन। क्या समझा देता हूं, 6 रिलेशन कैसे बनेंगे। फिर इस क्लास का, आज की क्लास को यहीं पे रोकेंगे और कल की शुरुआत करेंगे कल। ठीक है, तो जो स्टेटमेंट बनेगी वो ऐसे बनेगी, पहली स्टेटमेंट ए टाइप की होगी और दूसरी भी ए टाइप की होगी। फिर पहली स्टेटमेंट ए टाइप की होगी, दूसरी स्टेटमेंट ई टाइप की होगी। पहली स्टेटमेंट ए टाइप की, दूसरी स्टेटमेंट आई टाइप की। इसी प्रकार से एक जो टाइप का वाक्य होगा वो अपने से 4 के साथ रिलेशन बनाएगा। इसी प्रकार जो ई टाइप का वाक्य होगा वो पहले एक के साथ भी आ सकता है, ई के साथ भी आ सकता है, ई आई के साथ भी आ सकता है, ई ओ के साथ भी आ सकता है। 4 ये अपने साथ बनाएगा। फिर जो आई होगा, आई ए के साथ आएगा, आई ई के साथ आएगा, आई के साथ भी स्टेटमेंट हो सकती है, आई की स्टेटमेंट आई के साथ भी हो सकती है। 4 स्टेटमेंट इसकी बनेगी। फिर बनता है हमारा ओ की स्टेटमेंट ए की स्टेटमेंट के साथ आती है, ओ की स्टेटमेंट ई के, ओ की स्टेटमेंट आई के, और ओ की स्टेटमेंट ओ के साथ। इस प्रकार से हमारे जो स्टेटमेंट होती है वे अपने साथ 16 रिलेशन बनाती है। कितने रिलेशन बनाती है? 16, क्योंकि 4 है, जब 4 आपस में करेंगी तो कितने बनाएंगी? 16। तो इस प्रकार से क्या बनाई इसने? 16 रिलेशन बनाती है। इन 16 रिलेशन में हमारी जो मतलब की है, जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, वो केवल 6 हैं, इसलिए बोलते हैं 6 रिलेशन। क्या बोलते हैं? 6 रिलेशन। यही 6 रिलेशन मैं आपको बताता हूं। जब पहली स्टेटमेंट ए टाइप की होगी और दूसरी स्टेटमेंट ए टाइप की होगी, तो जो निष्कर्ष निकलेगा वो निकलेगा ए टाइप में। जब पहली स्टेटमेंट भी ए टाइप की होगी और दूसरी स्टेटमेंट भी ए टाइप की होगी, तो जो निष्कर्ष निकलेगा, कंक्लूजन निकलेगा, वो निकलेगा ए टाइप में। यदि पहली स्टेटमेंट ए टाइप की है, दूसरी स्टेटमेंट ए टाइप की, तो कंक्लूजन निकलेगा ए टाइप में। कंक्लूजन किस में निकलेगा? ए टाइप में। ए के साथ आई कोई रिलेशन नहीं बनाता, ए के साथ ओ कोई रिलेशन नहीं बनाता। ठीक है, जब ई ए के साथ होगा तो कंक्लूजन निकलेगा ओ यूनिवर्सल में। यूनिवर्सल में अभी आपको सिखा दूंगा। ई के साथ कोई रिलेशन नहीं बनाता, ई आई के साथ ओ यूनिवर्सल का ही बनाता है। ठीक है, ई ओ के साथ कोई नहीं बनाता। आई ए के साथ बनाता है आई का रिलेशन। जब एक पहली स्टेटमेंट आई टाइप की होगी, दूसरी स्टेटमेंट ए टाइप की, तो जो निष्कर्ष निकलेगा ना, वो निकलेगा आई टाइप में। जब आई एक स्टेटमेंट आई टाइप की होगी, दूसरी ई टाइप की, तो कंक्लूजन निकलेगा ओ टाइप में। आई के साथ कोई रिलेशन नहीं होता, आई का ओ के साथ नहीं होता। ओ किसी के साथ भी कोई रिलेशन नहीं बनाता, ओ किसी के साथ भी कोई रिलेशन नहीं बनाता। तो यही से ही हमारे 6 रिलेशन सामने आए। ए प्लस ई। दूसरा आया हमारे सामने ई प्लस ए, ई प्लस आई। तीसरा हमारा आया आई प्लस ए, आई प्लस ई। ये 6 कंडीशन आई हमारी जो हमें याद करनी है। इन 6 कंडीशन को ही कहते हैं हम 6 रिलेशन। इन 6 कंडीशन को ही कहते हैं हम क्या? 6 रिलेशन, जो आपको याद करने हैं। इन 6 रिलेशन से ही पूरा का पूरा जो हमारा सिलोजिज्म का जो चैप्टर है उसे सोल्व करेंगे।
ठीक है, तो आपको आज जाके क्या करना है, ये 6 के 6 रिलेशन जो बने हमारे किस प्रकार से बने वो मैंने समझा दी। तो ये 6 के 6 रिलेशन और जितना तक हमने आपको लगभग 50-55 मिनट की क्लास में पढ़ाया, इसको एक बार आप अच्छे से रिकॉल करना, अच्छे से नोट करना। जब आप 2 से 3 क्लास देख लोगे फिर आप बताना आपने जो पहले सीखा था अब में क्या डिफरेंस है। ठीक है, तो आज की क्लास हम यहीं पे समाप्त करते हैं, मिलते हैं अगली क्लास में। तो आई होप आपकी आज की क्लास समझ में आई होगी। यदि क्लास आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना। धन्यवाद।